नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अभी अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में एक पुस्तक है समकालीन भारत भाग 2, उसका पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। प्यारे बच्चों, पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन संसाधन का वर्गीकरण पढ़ा था। प्यारे बच्चों, पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन संसाधन का वर्गीकरण पढ़ा, यानी जो संसाधन है वो 3 भागों में बैठा था, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव खुद। और जो प्राकृतिक संसाधन है इसके जो 4 पार्ट है, इन चारों पार्टों को एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था। देखो, ट्रिक इस प्रकार से थी, उष्मा और विकास, ये लाइन अपने याद रखी थी। उ से उत्पत्ति के आधार पे, स से समापत्य के आधार पर, मैं से मालिक या स्वामित्व के आधार पर, और विकास के आधार पर, ये 4 इस ट्रिक के माध्यम से याद किया था। उसके बाद में इसी के साथ साथ जो प्राकृतिक संसाधन है इसका वर्गीकरण एग्जाम्पल सहित एक दूसरी ट्रिक के माध्यम से भी अपन ने याद किया था। वो ट्रिक इस प्रकार थी, उष्मा जैन या जैनी जीव से खेती कर आ प्रकृति को जीवाश्म बना दिया। ये लाइन अपने पढ़ी थी यहाँ पर। उ से उत्पत्ति के आधार पर है, ठीक है। और इसका 2 टाइप होते हैं, जैविक और अजैविक। तो जैसे जैविक और अजैविक, जैविक का उदाहरण है जीव जंतु और अजैविक है प्राकृतिक, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। दूसरा वाला है समापत्य के आधार पर, से एक नवीनीकरण, अनवीनीकरण। नवीनीकरण के अंदर आपका सूर्य, वायु, जल ये आ गया। अनवीनीकरण के अंदर आपका कोयला और जीवाश्म। इसके अलावा तीसरा एक मालिकाना के आधार पर, इसकी भी ट्रिक लगाई थी। माँ से यहाँ पर मालिकाना हो गया, निजी जिसके अंदर खेती आती है, और अंतर्राष्ट्रीय जिसके अंदर समुद्री मार्ग आते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक के आधार को याद किया। इसके अलावा विकास के आधार पर, तो विकास भंडारी इसकी एक ट्रिक लगाई थी। तो यहाँ पर वी से है विकसित, का से है कोष, संचित कोष, और से है संभावित, और भंडारी से भंडार। आज के वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आज पहला पॉइंट रहेगा अपना उत्पत्ति के आधार पे संसाधन, ठीक है। देखो, उत्पत्ति के आधार का मतलब हो गया कि जो भी संसाधन है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो होते हैं जो लिविंग यानी जीवित सजीवों से प्राप्त होते हैं, अजैव होते हैं जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में दे रखा। तो 1-2 पॉइंट देख लेते हैं इसका। जैव संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन जो जीवित जीवों से प्राप्त होते हैं, जैव संसाधन, ठीक है। जैसे उदाहरण मानव, वनस्पति, पशुधन, ये सब क्या है, जैव संसाधन है। मानव क्या है, जैव संसाधन। वनस्पति और पशुधन ये सब क्या है, जैव संसाधन में आते हैं, क्योंकि ये सजीवों से प्राप्त होते हैं। इसके अंदर वे प्राकृतिक संसाधन जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे नदियाँ, नदियों से अपने पानी रोक के विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, चट्टानें जहाँ से खनिज निकाल रहे हैं, धातुएं, ये सब क्या है, अजैव संसाधन। दूसरा पॉइंट है इसका मूल स्रोत, यानी कहाँ से प्राप्त होते हैं, मूल। ये जीवित जीवों और उनके अवशेषों से उत्पन्न होते हैं। जो सजीव है और उनके अवशेष हैं वहाँ से उत्पन्न होते हैं, जबकि ये क्या है, पृथ्वी के भौतिक और रासायनिक घटकों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। निर्माण है, लॉन्ग टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, और ये जो भौतिक और रासायनिक घटनाएं होती है इनसे ये उत्पन्न। तीसरा पॉइंट है, ये सामान्यतः नवीनीकरण होते हैं, क्योंकि इन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे फसलें, पेड़, ये सब क्या है, नवीनीकरण है। ये नवीनीकरण भी हो सकते हैं और अनवीनीकरण। नवीनीकरण के अंदर आपको हवा का और पानी का दिया है, जबकि अनवीनीकरण खनिज, तेल, ये सब क्या है, इसमें अनवीनीकरण। कहने का मतलब अजैव संसाधन में नवीनीकरण अनवीनीकरण दोनों आए। इनके अलावा लास्ट पॉइंट है, इनका अति दोहन जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकता है और ये परिस्थिति की संतुलन को प्रभावित कर, यानी कुल मिलाकर ये नुकसान कर सकता है। इसके अंदर क्या है, भौगोलिक और पर्यावरण समस्याओं उत्पन्न कर सकता है, जैसे मिट्टी का कटाव, जल प्रदूषण, ये किससे होता है, अजैव संसाधन। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो 2 टाइप के, जैव संसाधन, अजैव। जैव संसाधन सजीवों से प्राप्त होते हैं, अजैव है निर्जीवों से प्राप्त, और उनके उदाहरण दे रखे। अगला टाइप रहेगा अपना समापत्य के आधार पर, यानी समाप्त होने के आधार। कोई भी वस्तु अपने पास है कब तक समाप्त हो जाएगी, इसके आधार पर ये 2 टाइप के होते हैं, नवीनीकरण योग्य संसाधन और अनवीनीकरण योग्य। 2 टाइप को हो गया, नवीनीकरण इसको वापस नया कर सकते हैं, अनवीनीकरण जिनको दोबारा बनाया नहीं, वो हो गया अनवीनीकरण, ठीक। तो इसकी परिभाषा देखिए, वे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति की प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनः उत्पन्न यानी दोबारा बन सकते, वो क्या है, नवीनीकरण योग्य संसाधन। इसके अंदर भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, वन, ये सब क्या आता है, नवीनीकरण के अंदर।
अनवीनीकरण अंतर वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उत्पन्न या पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता, या यदि किया जा सकता है तो उसे लाखों साल, यानी दोबारा बना नहीं सकते, और अगर बन भी जाए तो इनमें बनने में लाखों साल। ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इनका अत्यधिक उपयोग भविष्य के कमी का कारण बन सकता है। इसमें देखो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, ये सब क्या आते हैं, अनवीनीकरण। ये दो प्रकार के होते हैं और ये भी दो प्रकार, सतत और प्रवाह। सतत का मतलब है जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, ये सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसको रोज आप उपयोग में लो, फिर दूसरे दिन फिर सूर्य उगेगा, फिर वो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, वो काम है। प्रवाह का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम में ही उसको प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे ज्वार भाटा है, तो ज्वार भाटा ज़्यादातर कब आता है, पूर्णिमा को। तो पूर्णिमा को जब ज्वार भाटा आएगा तब उसकी एनर्जी अपन काम में ले सकते। उसके बाद में अगर ज्वार भाटा नहीं आ रहा है तो ये संसाधन अपन उपयोग में नहीं ला सकते हैं। इसके अलावा जल, जैसे कि नदी बह रही है तो अपने उपयोग में ला सकते हैं, अगर नदी नहीं बह रही है तो इसको उपयोग नहीं कर। कहने का मतलब प्रवाह, जब इसका प्रवाह आएगा, जब ये आएगा तब भी उसका काम होगा। तो ये हो गए दो टाइप के। सतत तो मतलब कंटिन्यू है, लगातार, और प्रवाह का मतलब जब चलता है मौका पर। इसी प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। अनवीनीकरण भी पुनःचक्रीय, मतलब जैसे धातुएं है तो उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं लेकिन पुनः चक्र बन जाता है। कुछ होते हैं वो अचक्रीय है, ये जीवाश्म है, पेट्रोल, ईंधन, ये एक बार बन गया दोबारा नहीं बनेगा, फिर दोबारा वापस वही जीवाश्म को जो प्रकृति के कुछ नेचुरल पार्ट है वो ज़मीन के नीचे धंसेंगे और लाखों साल बाद में फिर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि वापस जीवाश्म दोबारा बन जाएगा। तो अचक्रीय हो गया ये। तो इस तरह से समाप्ति के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। तीसरा पॉइंट है अपना स्वामित्व के आधार, यानी मालिक कौन है, किस टाइप का मालिक है, उसके आधार पर जो अपना संसाधन है उसको चार भागों में बांटा, व्यक्तिगत या बोल सकते हैं निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत या निजी एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रण और उपयोग में लिए जाते हैं। यानी व्यक्तिगत है पर्सनल, खुद का जो भी है। निजी व्यक्ति स्वामित्व होता है, उसका खुद एक मालिक है, वही। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की ज़मीन है, किसी के पास ज़मीन पड़ी है तो वो खुद की होगी, घर है, कार है, और व्यक्तिगत संपत्ति, ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन में आ गया। दूसरा हो गया अपना सामुदायिक, यानी ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है और उसको उपयोग में किया जाता है। यानी समुदाय के अंदर एक पूरा समूह है, उसकी भागीदारी होती है, न कि एक पर्टिकुलर। जैसे गांव का तालाब हो, सामुदायिक पार्क हो गया, गांव की चारागाह भूमि हो गई, अस्पताल हो गया, बस स्टैंड हो गई, ये सब क्या है। तीसरा टाइप है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब है उस संसाधन पर देश का हक होता है, न कि पर्टिकुलर नागरिक का या किसी समुदाय का या किसी दूसरे देश का, एक राष्ट्र का हक होता है। ये संसाधन एक राष्ट्र के स्वामित्व में होते हैं और राष्ट्र सरकार द्वारा प्रबंधित और संरक्षित किया जाता है। यानी एक राष्ट्र उसका मालिक होता है, वही देख रेख करता है, उसी को वो मेंटेन करता है। उदाहरण के लिए ये वन हो गया, खनिज है, जल संसाधन है, सरकारी इमारतें हैं, ये सब किस में आते हैं, राष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय, वे संसाधन किसी एक राष्ट्र के अधीन न होते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा साझा किया, यानी बहुत सारे देश मिलके एक संगठन बनाते हैं, उस संगठन के द्वारा इस पर कंट्रोल किया जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल वायुमंडल, समुद्री जो जल होता है उस पर है ना हक है, वो कुछ देश मिलकर करते हैं कि भाई यहाँ से इतनी दूरी पर आपका होगा। जैसे भारत के लिए 200 मील तक भारत का हक है, उसके बाद में दूसरे देशों का हक है समुद्र के अंदर, ठीक है। इसी तरह वायुमंडल में उसको फिक्स बांट रखा। अगला है विकास के आधार पर संसाधन। विकास के आधार पर संसाधन, तो एक तो हो गया विकसित संसाधन। विकसित वह संसाधन है जिसे मानव द्वारा सुधार कर और उपयोगी बनाकर उत्पादक और आर्थिक लाभ के लिए तैयार। कहने का मतलब उसे हमें पता है कि ये खनिज नीचे दबा हुआ है, उसको बाहर निकाल भी सकते हैं, अपने पास पर्याप्त संसाधन है और उनका अपना प्रबंधन भी करते हैं। जैसे उदाहरण दिया है खनिजों का निष्कर्षण, खनिज निकालते हैं, खनन करते हैं, वो किस में आएगा, विकसित में आएगा। शोधन करते हैं, किसी चीज़ की नई खोज करते हैं। कृषि भूमि का उपयोग कर सकते हैं, उसको उपजाऊ। जलों पर जहाँ जल प्रबंधन का मतलब हो गया बांध बनाना, ये सब क्या विकसित है, अपने उसको प्रयोग में। दूसरा इसका प्रकार है संचित कोष। वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में उपलब्ध है लेकिन वर्तमान में उसका उपयोग नहीं किया गया और उन्हें भविष्य के लिए संचित रखा गया। यानी संसाधन तो है लेकिन वर्तमान में अपने पास उसको निकालने के लिए, उसको प्रयोग में लाने के लिए अपने पास संसाधन नहीं है और उसको भविष्य के लिए संचित कर रखा है, भविष्य को बचा कर रखा है, भाई आने वाली पीढ़ी के लिए ये काम आएगा। ऐसे क्षेत्र जहाँ पवन और सौर ऊर्जा की संभावना हो लेकिन अभी तक उन्हें ऊर्जा उत्पादन के लिए नहीं किया, ये उदाहरण दे रखा है।
जैसे मान लो राजस्थान गुजरात में क्या है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की संसाधनों का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अभी तक नहीं किया है। अब जब भी वो चाहेंगे भविष्य में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको संचित कर रखा है उनके पास, वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उस टेक्नोलॉजी को कभी भी वो काम में ले सकते हैं। ठीक है, अभी ले रहे नहीं है कि उनको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, अभी काम चल। ठीक है, तीसरा है संभावी संसाधन। तो संभावी संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में ज्ञात और उपलब्ध हो, लेकिन वर्तमान में प्रौद्योगिकी या आर्थिक स्थिति के कारण उनका अभी तक पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया हो। संभावी का मतलब है कि उन्होंने खोज तो लिया कि नीचे, जैसे मान लो एग्जाम्पल लो, कोयला का भंडार मिल गया या सोने का भंडार मिल गया, तो संभावित तो है कि यहाँ पर सोना है, लेकिन उसको निकालने के लिए अपने पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। उसको निकालने में जो खर्चा है वो ज़्यादा आ रहा है, बचत नहीं हो रही है, उनको बोलते हैं संभावित। जैसे इसका उदाहरण दे रखा है डीप सी माइनिंग, समुद्री गहरा समुद्र के अंदर से जो निकालते हैं। अब वो टेक्निक बहुत हाई फाई है, इतना बजट के लिए अपने पास पैसे नहीं है, तो इसको भी प्रयोग में बहुत कम लेते हैं, वहाँ संभाव्य है। चौथा है भंडार। वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, जिन्हें भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित। भंडार वह संसाधन है जो किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और जिन्हें भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित किया गया है, यानी बड़ी मात्रा में है लेकिन आने वाले टाइम में इसको यूज में लेंगे, उसको बोलते हैं भंडार। ये संसाधन आमतौर पर ज्ञात और मापे गए होते हैं, यानी आमतौर पर उन लोगों को ज्ञात भी है और माप भी रखा है कि भाई इतना हो सकता है, लेकिन इसकी उपयोगिता संभावित। तो ये हो गया आपका विकास के आधार पर संसाधन। अगला अपना पॉइंट रहेगा संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न समस्या, यानी जो संसाधन है अभी इनका जो बहुत ज़्यादा उपयोग करने से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होगी है, उसके बारे में अपन चर्चा करें। अब इसके अंदर अपना सबसे पहले आता है ओजोन परत के बारे में। देखो ओजोन परत क्या है, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर वायुमंडल है, इसकी अलग अलग परतें हैं, इनमें से एक परत है वो है ओजोन। ये क्या करती है, सूर्य से हानिकारक किरणें, पराबैंगनी जो किरणें आती है पृथ्वी तक, इसको यहाँ तक आने में रोक देती है, आने नहीं देती है। ठीक है, अब क्या हो गया, उसके सुराग होने से, छेद होने से ये जो किरणें पृथ्वी तक पहुँच रही है और ये क्या कर रही है, कैंसर को जन्म दे रही है। तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है अभी कैंसर की आ रही है। दूसरा पॉइंट है अपना मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है। मिट्टी है, पृथ्वी की जो भूमि है, अपनी खेती कर रहे हैं, इसकी उर्वरता है इन संसाधनों के कारण बहुत ही कम हो गई है। उपजाऊ भूमि बहुत कम रही है, उसका निम्नीकरण हो गया है। जैसे बहुत ज़्यादा केमिकल, यूरिया, ये जो केमिकल्स पदार्थ है, इनका उपयोग करने से मिट्टी की जो उर्वरता है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो इन संसाधनों के कारण की जो मिट्टी की उर्वरता है वो बहुत कम हो गई। तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है अभी। क्यों है कि पृथ्वी के जो ये पृथ्वी है, अब इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। किसके कारण? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। जो ये अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें चेंजेज आ रहा है, इसके कारण उसका तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से क्या है, जो दूरों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है ये पिघलना शुरू हो गई है और आने वाले समय में ये बर्फ़ पिघल के बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर, पृथ्वी है वो जलमग्न हो सकती है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है तापमान का बढ़ना, तापमान बढ़ रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ये सब क्या है, ये बहुत ज़्यादा अंधाधुंध संसाधनों के कारण, फैक्ट्रियों के कारण, पेड़ पौधे कटने के कारण ये जल्दी से फैल रहा है और ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देंगे। इनके अलावा एक तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है समाज दो हिस्सों में बट गया, साधन ही संपन्न और साधनहीन, या यूँ कह सकते हैं अमीर और गरीब। इसका कारण क्या है कि जैसे मान लो किसी के खेत में खनिज निकल गया तो वो तो हो गया माला माल, दूसरे वाले अमीर हो गया। इसके अलावा कुछ जो लालची लोग हैं वो नेताओं से मिलके और जो संसाधन है उस पर रोक लगा रही है सरकार, उसका दुरुपयोग करते हैं और वो पैसे वाले बन गए और बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से ये अपने जो संसाधन का अंधाधुंध उपयोग करने से उत्पन्न समस्या है, ये प्रमुख है। अब इसको मैंने ट्रिक से याद किया है, एक छोटी सी ट्रिक है। ओ माई गॉड, पर्यावरण प्रदूषित हो गया और समाज दो भागों में बट गया, ये लाइनें याद रखनी है। ओ से आपको ओजोन याद रखनी है, मैं से मिट्टी की उर्वरकता के बारे में लिखना है,
और जी से ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखना है। और समाज दो भागों में बट गया, ये चीज़ें आपको अमीरी गरीबी के बारे में लिखना है। तो ये छोटी सी ट्रिक है। ओ माय गॉड, पर्यावरण प्रदूषित हो गया और समाज दो भागों में बट गया। ये क्या है? संसाधनों का अंधाधुंध सतत पोषणीय विकास। अब ये क्या है? सतत पोषणीय विकास का मतलब है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए करे, वो होता है सतत पोषणीय विकास। मतलब विकास तो करें लेकिन उससे क्या है, पर्यावरण को नुकसान ना हो, तो उसको बोलते हैं अपन सतत पोषणीय। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब है ऐसा विकास जो हमारी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करते हुए ये सुनिश्चित करता है कि भविष्य में भी लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखना है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं, वो है आर्थिक विकास, ऐसा विकास जो लंबे समय तक टिक सके या टिका रहे। सामाजिक समता, सभी लोगों का विकास के लाभ समान रूप से मिले। और पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा कर सके। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होगी, उस विकास को बोलेंगे अपन सतत पोषणीय। इसका मतलब है कि हम आज अपने संसाधनों का उपयोग सोच समझ कर करें ताकि भविष्य की पीढ़ियों को किसी तरह की कमी का सामना ना करना। ठीक है, तो ये सतत पोषणीय विकास के बारे में कुछ लाइनें थी। इसके बाद में आती है री डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। ये एक सम्मेलन हुआ था 1992 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से जो समस्याएं पैदा हो रही थी उससे छुटकारा पाने के लिए पूरे देशों ने मिलकर एक सम्मेलन रखा जिसका नाम रहा रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, इसके बारे में कुछ लाइनें देखते हैं। री डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन को शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके 2 उपनाम हैं। 1992 में ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के किस शहर में? रियो डी जेनेरो, ये शहर है, इसके अंदर हुआ था। इसी कारण इसका नाम ये पड़ा रियो डी जेनेरो। इसमें क्या हुआ था? पर्यावरण में विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके द्वारा इसको आयोजन किया गया था। 100 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था और ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। अब इसकी देखो थीम क्या थी? विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए आयोजित। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं और जैव में विविधता आ रही है, उसको लेके एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था और 100 देशों से साइन करवाए थे, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, इस पर नियम बनाओ। और एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो अब एजेंडा 21 की क्या है उसके बारे में आगे देखेंगे। तो ये था रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के एजेंडा 21। ठीक है, अब उस सम्मेलन के अंदर एजेंडा 21 तैयार किया था। ये क्या था? ये एक प्रकार की कार्य सूची थी। 21 प्रकार के कार्य थे, उसकी सूची बनाई गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल। सतत पोषण को मतलब वही है संसाधनों द्वारा पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचे विकास करना, वो होता है सतत पोषणीय विकास। ठीक, पर्यावरण में क्षति, गरीबी व रोगों से निपटने के लिए एजेंडा तैयार किया। ये 3-4 बातें इसके अंदर आ गई। मतलब एजेंडा 21 क्या है? ये एक प्रकार की सूची है, इसमें 21 प्रकार के कार्यों को लिया गया था और सतत पोषणीय विकास पर जोर दिया गया था। पर्यावरण में क्षति, गरीबी, रोगों को जो रोग थे उनसे निपटने के लिए एजेंडा तैयार किया। अब आती है बात संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है? देखो, संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन का मतलब है कि काम को किस तरह से करना है और किस तरह का संसाधन उपयोग में लेना है ताकि काम समय पर हो जाए और सही तरीके से हो जाए, उसको बोलते हैं हम संसाधन नियोजन। तो इसकी 2 लाइनें दे रखी है। संसाधन नियोजन का मतलब है यह तय करना है कि किसी काम को पूरा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, जैसे लोग है, पैसा है, समय है, उपकरण है, कब है और इसे कैसे इस्तेमाल की जाएगी ताकि काम सही तरीके से हो और समय पर हो सके। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन संसाधन। देखो उदाहरण से समझते हैं। देखो संसाधन नियोजन को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्कूल के अंदर वार्षिक उत्सव आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए स्कूल को कई प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी, जैसे कि शिक्षक चाहिए, उसको छात्र चाहिए, धन चाहिए, सामग्री चाहिए, माइक, लाइटें, डेकोरेशन, बहुत सारी चीज़ें उनको चाहिए। अब इनका संसाधन नियोजन कैसे करेंगे, इसका उदाहरण से अपन समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? संसाधनों की पहचान करते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है? संसाधनों की पहचान करते हैं। इसमें पहचान का मतलब सबसे पहले यह देखा जाएगा कि आयोजन के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे शिक्षक चाहिए, छात्र चाहिए, माइक, लाइट, मंच, डेकोरेशन, ये सब चीज़ें चाहिए, साथ में बजट भी चाहिए।
तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, संसाधनों की पहचान करेंगे, उसके बाद में संसाधनों का आवंटन, इसके बाद में हम संसाधनों को सही तरीके से बंटवारा करेंगे। जैसे कुछ शिक्षकों को, छात्रों को प्रोग्राम की तैयारी करेंगे, कुछ मंच की सजावट करेंगे, कुछ तकनीकी उपकरण लाएंगे, कुछ उनका प्रचार करेंगे। तो इस तरह से क्या है, उनको बांट दिया जाएगा। मान लो कुछ शिक्षक है, सब शिक्षकों को अलग अलग काम बांट दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा है समय का भी शुद्ध उपयोग करना है। मतलब इस प्रोग्राम को किस डेट को रखा जाए कि तारा ये काम भी हो जाए और समय कम से कम लगे। तो आयोजन की तारीख तय करने का ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी तैयारियां समय पर पूरी हो जाए। इसके लिए समय सारणी बनाई जाएगी जिससे तैयारियां कर प्रत्येक चरण के लिए समय पर निर्धारित हो। यानी कुल मिलाकर समय प्रबंधन का मतलब यह है कि अपने इस प्रोग्राम को, इस प्रोजेक्ट को कितने दिन हम तैयार कर सकते हैं, उससे 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके अपन वो डेट फिक्स करते हैं कि यहाँ तक अपन इसको तय कर सकते। इसके बाद में बजट, उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा और इस पर कितना धन खर्च करना है, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएगी। फिर इसमें समीक्षा और सुधार, इसके अलावा अपन दूसरों से सलाह ले सकते हैं कि इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, ये चीज़ें इसमें। तो इस तरह से संसाधन नियोजन का मतलब हो गया कि प्रत्येक चीज़ को पहचानना, उसको बांटना, समय पर करवाना, उसको लिए बजट तैयार करना और उस पर समीक्षा करना, ये चीज़ें क्या आती है, संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, मतलब क्या क्या करते हैं भारत में। संसाधन की पहचान और सूचीकरण करना। इस चरण में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक, मानव और वित्तीय संसाधनों की पहचान की जाती है। इसके लिए सर्वेक्षण, मानचित्र, डेटा, यानी कुल मिलाकर सबसे पहले क्या करते हैं अपन, संसाधनों की पहचान करते हैं, उसकी सूची बनाते हैं। मानचित्र में देखते हैं कहाँ पर है, उसका सर्वे कराया जाता है, उसके लिए डाटा इकट्ठा किया जाता है कि इसमें लाभ है कि नहीं है और इसे अपन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल। इसके अलावा संसाधनों का आकलन और मूल्यांकन, आकलन करेंगे इसमें कितनी गुणवत्ता है, मतलब इस यहाँ पर शुद्ध सोना, ये मान लो सोना है या कोयला है, जो भी खनिज नीचे दबा हुआ है, तो इसमें कितनी इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, कितनी मात्रा में उपलब्ध है और इसका लाभ होगा नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा, ये चीज़ें इसके अंदर देख। कार्यक्रम नीतियों का क्रियान्वित करना, ये इसके अंदर आ गया। निगरानी करना, मूल्यांकन करना, इन चीज़ों की निगरानी करेंगे, ये देख रेख करेंगे, इसमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, इसमें फ़ायदा कितना होगा, और इसका मूल्यांकन करेंगे, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। इसका फीडबैक लेंगे दूसरों से कि इसमें फ़ायदा है कि नहीं है। इसके लिए सतत विकास और नवचार, यानी इसमें पर्यावरण पर नुकसान तो नहीं हो रहा है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसान है, इस पर विचार करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर। और अब आज का जो अपना अंतिम पॉइंट है, संसाधनों का संरक्षण है, उसको बचा के कैसे रख सकते हैं, ठीक है। इस पर कुछ पॉइंट है। संसाधनों का संरक्षण का मतलब है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण और स्थानीय उपयोग हो सके। ये प्रक्रिया विभिन्न तरीक़ों से लागू की जा सकती है। जैसे पुनः उपयोग, कोई चीज़ है उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं, जैसे कागज़ है, प्लास्टिक है, पानी की बोतलें, इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, वापस उसका तोड़ के और इसको दोबारा बना के, ठीक है। पुनर्चक्रण, कचरे का पुनर्चक्रण करने के कर नए उत्पाद की प्रक्रिया, इससे कागज़, प्लास्टिक, ये चीज़ें होगी। यानी पुनर्चक्रण, एक तो बार बार उपयोग कर सकते हैं, एक पुनर्चक्रण उसको उन जो खराब चीज़ें हैं, अनुपयोगी चीज़ें हैं, इनको रीयूज कर सकते, दोबारा नई चीज़ बना सकते। ऊर्जा का संरक्षण करना इसमें, ठीक है। बिजली और ईंधन का कम उपयोग करके ऊर्जा का बचाना, जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करना, यानी ऐसे उपकरण को काम में लेना जो कम बिजली खा रहे हों, इन चीज़ों का उपयोग करना। इसके अलावा जल संरक्षण, बांध बना के पानी को रोकना, नालियों को ठीक करना, ये चीज़ें क्या होती है, सब इसके अंदर आ जाएगी, जल संरक्षण। इनके अलावा वन रक्षण, यानी वनों को कैसे बचाया जा सकता है, नए पौधे लगा सकते हैं और जो पुराने पौधे हैं उनको कैसे रोक सकते हैं, लोगों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं कि नए पेड़ लगाएं। इनके अलावा प्राकृतिक संसाधन को संतुलित उपयोग, बैलेंस करना, उनका जो ज़्यादा यूज में है उस पर रोक लगाना और जो ज़मीन के नीचे धसे हुए हैं उनको अपने उपयोग में लाने के लिए कोशिश। शिक्षा और जागरूक करना, इस पर शिक्षा इसके बारे में बताना और लोगों को जागरूक करना पर्यावरण, ये सब संसाधनों का संरक्षण। तो आज का वीडियो अपना यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।